दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 10, जिसमें आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं बल्कि चुने हुए शासक जो हैं यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो गणतंत्र होने का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणराज्य या रिपब्लिक है, क्योंकि क्योंकि इसका कारण ये है कि भारत में जो राज्याध्यक्ष है या राष्ट्रपति है, इसका निर्वाचन होता है और ये वंशानुगत रूप से जो है शासक नहीं होता है। तो गणराज्य का मतलब ये होता है कि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि वो वंशानुगत रूप से जो है राष्ट्रपति बनता है। तो देखिए, ये भारतीय संविधान की विशिष्टता है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब ये है कि भारत में राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। भारत का संविधान है, तो दोस्तों भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी भारतीय संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने ये दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुसार एकात्मक और संविधान संघात्मक दोनों है? तो उत्तर है, ये जो है दृष्टिकोण आइवर जेनिंग्स का है। दोस्तों, जेनिंग्स का कहना था कि संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में फेडरल या संघात्मक शब्द या संघीय शब्द कहाँ पर वर्णित है? तो उत्तर है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है और यहाँ पर संघीय शब्द या संघात्मक शब्द जो है ये संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर देखिए, संघीय प्रणाली की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर, जो केंद्र और राज्यों के बीच होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और उनके बीच कोई मतभेद होने पर उसका निपटारा जो है संविधान के द्वारा किया जाता है और इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। तो संघीय प्रणाली की भारत में सभी विशेषताएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ जो है यह किसने कहा था? भारतीय संघ अधिक से अधिक एक अर्ध संघ है, ये किसने कहा था? तो ये प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ केसी व्हीयर का कहना है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ किसने कहा है? तो के संथानम। दोस्तों, के संथानम ने भारतीय संघ को परम संघ कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो संविधान किसी भी राष्ट्र की मूल विधि होती है, उससे राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है और वहाँ की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। दोस्तों, संविधान के द्वारा जो चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं उसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक और शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनकी संरचना, ये सभी कुछ संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या सही है? दोस्तों, भारत में अवशेष शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास हैं और अमेरिका में राज्यों के पास है। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो भारत में केंद्र के पास हैं, अमेरिका में राज्यों के पास है। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है,
तो लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में संपूर्ण और व्यापक रूप में है, क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में माना जाता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारत में लोक संप्रभुता यानी यहाँ पर संप्रभु जनता है भारत की, इस अवधारणा को अपनाया गया है और लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में संपूर्ण और व्यापक रूप से उपस्थित है या वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है जेनिंग्स का, क्योंकि भारतीय संविधान की जो व्याख्या है वो कार्य विधि विशेषज्ञ या वकील जिसके द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं दोस्तों। और वकीलों के स्वर्ग का मतलब ये है कि सामान्य जो लोग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि न्यायालय की भाषा या कार्रवाई को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए किसी न किसी वकील या अधिवक्ता की मदद ली जाती है। इसी को ध्यान में रखकर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक आश्चर्यजनक रूप से मध्यम मार्ग खोज निकाला है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता यानी अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है और इंग्लैंड के संविधान में संसद की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग खोज निकाला है। ये आचार्य दुर्गादास बसु या डी बसु का कथन है, जो कहते हैं कि भारतीय संविधान न्यायिक सर्वोच्च प्रणाली, अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के बीच एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में सही क्या है? तो सही उत्तर है इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायालयों की एकीकृत व्यवस्था है। इसके अलावा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का गार्जियन या संरक्षक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो हमने पहले ही चर्चा की कि संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संघ व्यवस्था केंद्रमुखी है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण या पुनर्गठन कर सकती है, इसलिए भारतीय संघ व्यवस्था को केंद्रमुखी माना जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कई सारे प्रावधान दूसरे एक्ट और कई देशों से अनेक प्रावधानों को लिया गया है, लेकिन ये हमारी परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार था जब कि हमने या हम लोग किस व्यवस्था को लेकर चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया था? तो भारत में जो संघवाद है वो कनाडा के संघ से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो उत्तर है भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया था। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? कनाडा से। और भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने का जो विचार है वो किस नमूने को अपनाया गया है? तो ये कनाडा के जो है इसके मॉडल को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर है भारत के संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूनियन कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है किस देश की संघात्मक व्यवस्था पर? तो ये कनाडा से काफ़ी हद तक प्रेरित है। जो भारतीय संघ की व्यवस्था है ये कनाडा की संघ व्यवस्था से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? तो उत्तर है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से, जिसमें कि संघ सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन या डिवीजन ऑफ पावर संबंधी 3 सूचियां कहाँ से ली गई हैं? तो दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां भारतीय शासन अधिनियम 1900
1935 से ली गई हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो शक्ति विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई है उनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों, ये जो विचार है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है, ये जो अवधारणा है दोस्तों, देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और जब आपातकाल की घोषणा जारी हो तो मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान कहाँ से है? तो ये जर्मनी के वाइमर या बीमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा जाता है कि ये एक उधार का थैला है या उधार का झोला है, क्योंकि भारतीय संविधान के कई सारे प्रावधान इधर उधर या अन्य देशों से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना है दोस्तों, समवर्ती सूची का विचार आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका से और संघात्मक स्वरूप भारत का ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब आइए जान लेते हैं उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों को जान लेते हैं जहां से भारतीय संविधान लिया गया है। हमने अभी प्रश्न के रूप में देखा था, लेकिन थोड़ा सा देखिए संक्षेप में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति आदि का जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सारी चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। कनाडा से संघात्मक शासन की विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना और संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। लेकिन दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 200 प्लस यानी 250 के आसपास ऐसे अनुच्छेद हैं जो हूबहू 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तो उत्तर है, भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे मिलता जुलता, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जो था वो जोड़ा गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से
शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन है 1976। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका भारत के संविधान का भाग है? तो ये है केशवानंद भारतीवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और प्रस्तावना ये मानती है कि भारतीय संविधान के स्रोत या भारतीय संविधान के अंतर्गत समस्त सत्ता या शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। दोस्तों प्रस्तावना जो है इसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में दिया गया था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रस्तावना के बारे में कि बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वचन में सहायता करती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण केस, बेरूबाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। याद रखिएगा कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो ये बेरूबाड़ीवाद है। और दोस्तों केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य, इसमें 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। दोस्तों केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रस्तावना से बनता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अब आइए देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट। दोस्तों राज्य या किसी नए राज्य को बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत की संसद में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द या जस्टिस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार पृष्ठभूमि कौन सी है? तो ये प्रस्तावना है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार किया गया है दोस्तों। 1976 में 42वां संविधान संशोधन था, 42वां अमेंडमेंट था 1976 और इसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत की संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख है? तो व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समता और राष्ट्र की अखंडता। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको पूछ लेगा कि कौन से शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं तो संप्रभु, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में क्या है? तो न्याय, व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व, ये सभी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित किए गए हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता के दर्शन में क्या निहित है? तो उत्तर है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी भी धर्म से कोई मतलब न रखना, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो सकारात्मक स्वरूप अपनाया गया है उसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म या विशिष्ट धर्म न होना, यही भारत में धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसके सकारात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। राज्य का कोई धर्म न होने के बावजूद वो सभी धर्मों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखता है। दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो भारत को क्या घोषित करता है? तो राज्यों का एक संघ या समूह घोषित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है।
दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र उसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता क्या है? तो दोस्तों राज्यों की पुनर्गठन की विशेषता परवर्ती है और संसद को किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार है और केंद्रीय संसद को नए राज्य के निर्माण का भी अधिकार है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे नियम और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन संसद जो है विधि के द्वारा कर सकती है। तो भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन का जो अधिकार है वो भारत की संसद को प्राप्त है। किसी राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब जिस अनुच्छेद या अनुच्छेद 370 के तहत विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर जो है इस राज्य को विशेष अधिकार का दर्जा समाप्त करके इसको जम्मू और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। अब आइए देखते हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को। तो देखिए दोस्तों नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं उसमें देखिए पहला प्रश्न सुमेलन करने से संबंधित है। तो सही सुमेलित आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 में आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और 4A या 4K में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय संविधान इसके जो है भारतीय संविधान में भाग एक नहीं पहले भाग 2 यहाँ पे दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4K में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो उत्तर है भाग 2। और कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कहाँ से कहाँ तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये आपके लिए एक प्रश्न है। लेकिन भाग 2 में जो नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं दोस्तों ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं। और भारत में आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी चाहे वो किसी राज्य का निवासी हो उसकी नागरिकता केवल एक होती है, भारत की नागरिकता। अगला प्रश्न है भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। और एक प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? दोस्तों 1955 में। और अरस्तू की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या होगा? तो केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, क्योंकि अरस्तू की नागरिकता संबंधी धारणा संकीर्ण है। उसमें वो मालिकों को या जिनके पास संपत्ति है उनको जो है नागरिक मानता है, सभी लोगों को नहीं। और ऐसे लोगों को जो शासन कार्य में सक्रियता से भाग लेते हैं उनको भी वो नागरिक की श्रेणी में रखता है, अन्य लोगों को नहीं। नागरिकता प्राप्त करने का साधन क्या है? तो एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, दूसरा वंश परंपरा के द्वारा, तीसरा देशीकरण के द्वारा और चौथा पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए इसमें नागरिकता प्राप्त करने का एक साधन जन्म भी है। एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो बाध्यकारिता यानी ऑब्लिगेशन। तो ये नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला प्रश्न है भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता अर्जन के लिए जो शर्तें होती हैं उनका नियमन संसद करती है दोस्तों। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार या सत्ता संसद को प्राप्त है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति देता है वो है अनुच्छेद 11। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, आप जानते हैं कि मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसको मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है और मूल संविधान में भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो मूल अधिकारों के बारे में हमने सामान्य जानकारी कर ली। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद रख लीजिएगा, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 12 में है, जो भाग 3 के अंतर्गत शामिल है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। और भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं या उनको कितने मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारत के नागरिकों को कुल 6 मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको यहाँ से निकालकर अनुच्छेद 300 के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, आपको बताना है। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से। तो अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में या सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर या अवसर के समानता की गारंटी या बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात की जाती है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है और इसमें ये माना जाता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत किसी भी रूप में जो है स्वीकार्य नहीं है और ये वैधानिक नहीं है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 के बारे में केवल मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अस्पृश्यता से संबंधित उपबंध कौन सा है भारतीय संविधान में? तो ये है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 यानी 14, 15, 16, 17, 18 में भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो ये केंद्र को विशेषाधिकार देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है, तो ये है अनुच्छेद 16 और इसमें संविधान में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता को समाप्त करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 17 है। और कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? दोस्तों, 6 स्वतंत्रताओं में क्या है? दोस्तों, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं 6 प्रकार की, उसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में देश के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता और किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा लोगों को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में दी गई हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 19 में या आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता किस प्रकार की प्रदत्त है? तो सभा या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता, इसके अलावा दोस्तों वाक अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को कब पारित किया गया? 2005 में। सूचना के अधिकार के विषय में क्या सही है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? तो ये अधिकतम 48 घंटे में मिल जाना चाहिए यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है? तो ये है दोस्तों जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है। तो याद रखिएगा 352 के अंतर्गत लागू जो है आपातकाल के दौरान भी जीवन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो ये 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना है। और आपको बताना है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ है, तो कई बार ये पूछा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या शामिल नहीं है? टैक्स लगाना या राजकीय निधि का किसी धर्म के प्रोत्साहन या अनुरक्षण में उपयोग करना, ये शामिल नहीं है। इसके अलावा धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को व्यवहारित करना, ये भी शामिल नहीं है। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ये माना जाता है, देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीज़ें, या राज्य किसी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय की गई हो। और राज्य जो है विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने की बात उसमें की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो सही उत्तर है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित संरक्षण अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है यहाँ पे ये अनुच्छेद 29 है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं अल्पसंख्यक वर्गों के, ये संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित हैं, जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार था। 42वें संविधान संशोधन नहीं बल्कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार नहीं है। और अभी हमने बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 300
क के तहत कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में अब स्थापित हो गया है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटने के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार हैं? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, लेकिन सामान्य रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और आपको बता दें, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट या भारतीय उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार के रिट निकालने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति दी गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? तो आपने जान लिया है कि 5 प्रकार की रिट हैं। किसके कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? तो ये रिट अधिकारिता के कारण। अनुच्छेद 226 क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रिट का अर्थ क्या है? तो रिट का अर्थ होता है एक प्रभुसत्ता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश, जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। किसी एक लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों ये है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। लैटिन शब्द मैंडेमस, दोस्तों लैटिन शब्द मैंडेमस जिसको कि परमादेश कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। दोस्तों परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, PIL का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका उद्देश्य जो है जनहित के लिए न्यायालय के दरवाजा खटखटाना। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जनहितवाद से संबंधित है भारत में न्यायिक सक्रियता। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तो उस समय भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो उत्तर है YV चंद्रचूड़। दोस्तों YV चंद्रचूड़ उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जब जनहित याचिका या लोकहितवाद का मामला आया था। अगला प्रश्न है, PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े व्यक्ति कौन हैं? तो न्यायमूर्ति PN भगवती। और भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो इसमें 5 प्रकार के रिट शामिल हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, इसके अलावा उत्प्रेषण और दोस्तों देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न रिटों के अर्थ को उनसे सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, निषेध, निषेध का मतलब है स्थगन आदेश देना। उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है प्रमाणित होने के लिए। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण कि आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, कौन से परमादेश का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार क्या होता है? ये है। तो सही उत्तर है दोस्तों, परमादेश का मतलब होता है कि कोई पदाधिकारी जब अपने आपका अधिकार क्या है, तब ये जो है अधिकार परीक्षा लेख होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है, उससे ये पूछने के लिए कि आपका अधिकार क्या है। यानी न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से आप क्या कार्य कर रहे हैं, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, किस रिट लेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो उत्तर है अधिकार परीक्षा लेख।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों को अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख क्या है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार किसे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? तो ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसमें द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को निश्चित समय के अंदर उसे उपस्थित या निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करने का जो है आदेश देता है, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। अगला प्रश्न है, कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये है उत्प्रेषण। दोस्तों उत्प्रेषण के बारे में बता दें कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक या गार्जियन कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, क्योंकि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए वो न्यायपालिका में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है वो वाद दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए यहाँ पे गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। मिनर्वा मिल केस ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसके अलावा केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का या आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों से या नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इनको मूल अधिकारों की तरह वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह हैं, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन प्रोफेसर के.टी. शाह का है। प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक की तरह हैं। यही प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसने एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर आधारित है? के.टी. शाह हैं। और दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। आर्थिक प्रजातंत्र मतलब आर्थिक समानता और न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है। और संविधान सभा में ये किसने कहा था? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। तो याद रखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य का वर्णन संविधान सभा में किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है और संविधान के किस भाग में इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो दोस्तों समाजवाद या सोशलिज्म शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं था। और भारत के संविधान में दोस्तों समाजवाद शब्द को आप जानते हैं कि समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन समाजवाद शब्द से मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो है संविधान के मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से इस लक्ष्य की यानी समाजवाद के प्राप्ति की लक्ष्य की पूर्ति होती है।
अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही क्या है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही है। और इसे संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। और नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल सिद्धांत हैं ये गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित है, ये भी सही है। अब आइए सूची 1 का जो है सूची 2 से सुमेलन करते हैं। पडिक्कर, दोस्तों के.एम. पडिक्कर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा है नीति निर्देशक तत्वों को। अंबेडकर ने दोस्तों आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक माना है। वी.एन. राव, दोस्तों वी.एन. राव ने नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक उपदेश कहा है। और जेनिंग्स ने इसे पूर्ण आकांक्षा की संज्ञा दी है। यानी पडिक्कर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र, वी.एन. राव ने नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक उपदेश और जेनिंग्स ने इसे पूर्ण आकांक्षा कहा है। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही क्या है? तो कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। वैसे दोस्तों मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में वर्णित किए गए हैं ताकि इनका कोई विरोधाभास या टकराव की स्थिति न रहे। अगला प्रश्न है सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं किस चीज़ को? तो संविधान निर्माताओं के सामाजिक और आर्थिक न्याय के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो ये चौथे भाग में। और भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कुल कितनी थी? तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 38 से जो है अनुच्छेद 51 तक, 38 से 51, क्योंकि अनुच्छेद 36 में जो वर्णन है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में 36 से 51 तक में है, लेकिन 38 से लेकर 51 तक में 14 जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों के किन धाराओं में दिए गए हैं? तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको दिशा निर्देश देते हैं? तो ये राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि वो सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करें। दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो ये सरकार के लिए हैं। अगला प्रश्न है कि यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो देखिए मतदाता बाध्य कर सकता है। और बाध्य क्या कर सकता है? वो अगले चुनाव में उस पार्टी को या संबंधित जो सत्ताधारी दल है उसको सत्ता से अपदस्थ करके दूसरी सरकार को जो उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए उससे वादा करे उसको जो है सत्ता में ला सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसकी विशेषताएं बतानी है। नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है और राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे या उनके तत्वों को ध्यान में रखे। ये भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 37 में है, यानी ये न्याय योग्य यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। जबकि मूल अधिकार, इस आधार पर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं और यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय में जा सकता है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और वनों और वन्य जीवों की रक्षा, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया? तो ये था मुफ्त यानी निःशुल्क कानूनी सहायता। दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता जो प्राप्त करने का अधिकार है ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन करने का प्रावधान है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन करेगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल हैं? तो काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य में सुधार और गोवध निषेध,
ये सभी दोस्तों गोवध निषेध ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है? सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष और नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन और मातृत्व सुरक्षा, ये सब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता। इसमें कहा गया है कि राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है स्थापित और लागू करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा राज्य उसका प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, वो कहाँ पे है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। दोस्तों अनुच्छेद 51 में यानी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में वर्णित है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 51। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है? तो ये याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 50। दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो है पृथक्करण या उनके कार्य अलग अलग हैं, इसलिए वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। ये आर्टिकल 50 में वर्णित है न्यायपालिका और कार्यपालिका का वर्गीकरण। अगला प्रश्न, और देखिए ये प्रश्न अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश, इसको किस किस नामों से कहा है? विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा है? अनुच्छेद 51 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रावधान अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और देखिए यही प्रश्न कैसे पूछा है कि कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करने का प्रयास, तो ये है अनुच्छेद 51। अब आइए दोस्तों मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस समिति के द्वारा या किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में या संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश थी। और भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सही उत्तर है इस समय 86वें संविधान संशोधन के बाद भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक जो हैं अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान जो है करने का ये कर्तव्य मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं तो उसमें देखिए 11 मौलिक कर्तव्यों में जो शामिल हैं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा को अर्पित होना, अपनी साझा संस्कृति और समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना। इसके अलावा देश की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन भावना का विकास, ये सभी मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं।
वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 51 क या 51 ए मूल कर्तव्यों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण और रक्षा और उसके संवर्धन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित वाद है तो राम शरणवाद, याद कर लीजिएगा, राम शरणवाद मौलिक कर्तव्यों से शामिल है। तो 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य होगा दोस्तों कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हैं उन आदर्शों को सजोए और पालन करे, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे, हमारी समृद्ध संस्कृत गौरव परंपरा को समझे, उसकी रक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भीड़ भाड़ में देखते हैं कि सरकारी इमारतों में आग लगाना और बसों और जो है सार्वजनिक परिवहन के साधनों को तोड़ फोड़ और फूंकना, ये सब जो है हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो माता पिता और संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो अभी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला में। आपने इसमें देखा भारतीय शासन या भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, इनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों के पूछने पे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।